दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दफ्तर से छुट्टी होते ही अमित बाहर निकला, पर उसे घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर का कसेला स्वाद हमेशा उसके मन को बेमज़ा करता रहता था। अमित की घरेलू जिंदगी सुखद नहीं थी। बीवी बात बात पर लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जैसे वह लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है, इसलिए वह देर रात को घर पहुंचता, जैसे तैसे खाना खाता और किसी अनजान की तरह अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता। वैसे अमित की बीवी देखने में बेहद मासूम लगती थी और उसकी इसी मासूमियत पर रीझ कर उसने शादी के लिए हामी भरी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी बीवी की जबान की धार कैंची से भी ज्यादा तेज होगी। केवल जबान की बात होती तो वह जैसे तैसे निभा भी लेता, पर वह शक्की भी थी। उसकी इन्हीं दोनों आदतों से तंग होकर अमित अब ज्यादा से ज्यादा समय घर से दूर रहना चाहता था। सड़क पर चलते हुए अमित सोच रहा था, आज तो यहाँ कोई भी दोस्त नहीं मिला, ये शाम कैसे कटेगी। अकेले घूमने से तो अकेलेपन और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे चलता हुआ अमित चौराहे के एक और बने बेंच पर बैठ गया और हाथ में पकड़े अखबार को उलट पलट कर देखने लगा। तभी उसके कानों में आवाज आई, गजरा लोगे बाबूजी? केवल 10 रुपए का एक है। अमित ने बगैर देखे ही इनकार में सिर हिलाया, पर उसे लगा कि गजरे वाली हटी नहीं है। अमित ने मुंह फेर कर देखा। एक लड़की हाथ में 8-10 गजरे लिए खड़ी थी और तरस भरे लहजे में गजरा खरीदने के लिए कह रही थी। अमित ने फिर कहा, नहीं चाहिए, और गजरा किसके लिए लूं? लड़की को कुछ उम्मीद बंधी। वह बोली, किसी के लिए भी सही, एक ले लो बाबूजी, अभी तक एक भी नहीं बिका है, आपके हाथ से ही बोनी होगी। अमित ने गजरे और गजरे वाली को ध्यान से देखा। मैली कुचेली मासूम सी लड़की खड़ी थी, पर उसकी आंखें चमकीली थी। लाओ, एक दे दो, अमित ने गजरों की ओर देखते हुए कहा। लड़की ने एक गजरा अमित के आगे बढ़ाया और उसने जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। खुले पैसे तो नहीं है, ये पहले ही बिक्री है, लड़की ने कहा। अमित ने एक पल रुककर उससे कहा, लाओ एक और गजरा दे दो, 20 रुपए पूरे हो जाएंगे। लड़की ने खुश होकर एक और गजरा उसे दे दिया। जब वह जाने लगी तो अमित ने कहा, जरा ठहरो, मैं 2 गजरों का क्या करूंगा, एक तुम ले लो, अपने बालों में लगा लेना। अमित ने धीरे से मुस्कुराकर गजरा उसकी ओर बढ़ाया। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। अमित को उसकी आंखें बहुत काली और पलकें बहुत लंबी लगी। तभी वह संभला और मुस्कुराकर बोला, लो रख लो, मैंने तो यूं ही कहा था, अगर बालों में नहीं लगाना तो किसी को बेच देना, या फूटकर पैसे मिल जाएं तो 10 रुपए वापस कर जाना। लड़की ने उस गजरे को ले लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से चली गई। अमित कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर इधर उधर घूमता रहा। जब अकेले दिल नहीं लगा तो घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि बीवी पतीले में जोर जोर से कलछी घुमा रही थी। अमित चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कपड़े उतारते समय उसे गजरे का ख्याल आया तो उसने सोचा कि जेब में ही पड़ा रहने दो, पर नहीं, बीवी ने देख लिया तो सोचेगी कि पता नहीं किसे देने के लिए खरीदा है। उसने सोचा कि क्यों न जेब से निकाल कर कहीं और रख दिया जाए। अमित के कदमों की आड़ सुनते ही बीवी उठ खड़ी हुई थी और वह शाम से ही गुस्से से भरी बैठी थी कि आज तो इसका फैसला होकर ही रहेगा कि वह क्यों देर से घर आता है। क्या इसी तरह जीने के लिए वह उसे ब्याह कर लाया है? जब वह रसोई से बाहर आई तो अमित के हाथ में गजरा देखकर एक पल के लिए ठिठक कर खड़ी हो गई। हड़बड़ी में अमित गजरे वाला हाथ आगे बढ़ाकर बोला, ये गजरा यूं ही ले आया हूं। बीवी ने आगे बढ़कर गजरा ले लिया, उसे सूंघा और फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने जूड़े पर बांधने लगी। अमित सब कुछ अचरज भरी नजरों से देखता रहा। तभी बीवी ने कहा, खूब महकता है, सारा कमरा खुशबू से भर गया है, ताजा कलियों का बना लगता है। हाँ बिल्कुल, ताजा कलियों का है, तभी तो सोचा कि लेता चलूं। कई दिनों के बाद उस दिन अमित ने गर्मा गर्म भोजन और बीवी की ठंडी बातों का स्वाद चखा। दूसरे दिन वह शाम को छुट्टी होने पर दफ्तर से निकला तो उसके साथ एक दोस्त भी था।
दफ्तर में काम करते समय अमित ने सोचा था कि आज सीधे घर चला जाएगा, पर दोस्त के मिलने पर घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों दोस्तों ने पहले एक रेस्टोरेंट में चाय पी, फिर वे बाजार में घूमते रहे। आखिर में वे समुद्र के किनारे जा बैठे। शाम को सूरज के डूबने की लाली से सागर में कई रंग दिख रहे थे। अमित का ध्यान टूटा। व्हीकल वाली लड़की उसके सामने खड़ी गजरा लेने के लिए कह रही थी। अमित ने लड़की से गजरा ले लिया। दोस्त ने कुछ हैरान होकर कहा, लगता है भाभी आजकल खुश हैं, खूब गजरे खरीद रहे हो। अमित मुस्कुराया और बोला, बस यूं ही खरीद लिया, अब चलें, काफी देर हो गई है। अमित घर पहुंचा तो उसकी बीवी जैसे उसके ही इंतजार में बैठी थी। वह बोली, आज तो बड़ी देर कर दी आपने, सोच रही थी जरा बाजार घूमने चलेंगे, आते हुए शीला के घर भी हो आएंगे। अमित ने बगैर कुछ बोले ही जेब से गजरा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। बीवी ने बड़े चाव से गजरा लिया और सूंघा और फिर आईने के सामने खड़ी होकर उसे जूड़े पर बांधने लगी। अमित ने कपड़े उतारे तो बीवी ने कपड़े लेकर सलीके से खूंटी पर टांग दिए। फिर तौलिया और पजामा देते हुए बोली, हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी बनाती हूं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाजार चलेंगे। अमित समझ नहीं पा रहा था कि बीवी में ये बदलाव कैसे आ गया। गजरा तो मामूली सी चीज है, कोई और बात ही होगी। दिन बीतने लगे। अब अमित शाम को घर जल्दी आता। बीवी उसे देखकर खुश होती। जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया। अमित को लग रहा था कि बीवी में हर रोज बदलाव आ रहा है। उसे अपने में भी कुछ बदलाव होता महसूस हो रहा था। अमित दफ्तर से घर आते समय एक दिन भी बीवी के लिए गजरा लेना नहीं भूला था। अब तो ये उसकी आदत ही बन गई थी। वैसे तो गजरे वाली और भी लड़कियां वहां होती थी, पर अमित हमेशा उसी लड़की से गजरा खरीदता जिसने उससे पहले दिन गजरा दिया था। एक दिन अमित चौक में बैठा सामने की इमारत को देख रहा था कि गजरे वाली लड़की आई। अमित ने रोज की तरह उसके हाथ से गजरा ले लिया। पैसे लेकर वह लड़की वहीं खड़ी रही। अमित ने देखा उसके चेहरे पर संकोच था, जैसे वे कुछ कहना चाहती है। अमित ने उसकी झिझक दूर करने के लिए पूछा, कितने बिक गए अब तक? 4 बिक गए हैं, अभी अभी आई हूं, पर बाबूजी आपके हाथ से बोनी होने पर देखते ही देखते बिक जाते हैं। फिर तो सबसे पहले मुझे ही बेचा करो, अमित ने कहा। कभी कभी तो आप बहुत देर से आते हैं, लड़की शिकायती लहजे में बोली। अमित कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, कहाँ रहती हो? लड़की ने बताया कि वह अपनी अंधी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहती है और झोपड़ी के सामने 2 चमेली के पौधे हैं, जिनके फूलों से वह उसके लिए खास गजरा बनाती है। अच्छा, अमित बोला। लड़की का चेहरा लाल से लाल हो गया था। वह एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम रोज गजरा खरीदते हो, इसका क्या करते हो? अमित मुस्कुराया, फिर कुछ कहते कहते वह चुप हो गया। आखिर लड़की ने कहा, अच्छा मैं जाती हूं, और अमित उसे तेज कदमों से जाते हुए देखता रहा। अब अमित की अधिकतर समय घर में ही बीतने लगी थी। दोस्त शिकायत करते कि अब वह बहुत कम मिलता है, पर वह खुश भी था कि उसकी घरेलू जिंदगी सुखद बन गई थी। एक दिन अमित की बीवी ने उसके साथ सिनेमा देखने का मन बनाया और वह दोपहर को उसके दफ्तर पहुंची। दोनों सिनेमा देखने चल पड़े। सिनेमा से निकलने पर बीवी ने कहा, चलो आज सागर के किनारे चलते हैं, एक अरसा बीत गया इधर आए हुए। वहां घूमते हुए अमित को गजरे वाली लड़की दिखाई दी। वह उसकी तरफ ही आ रही थी। उसके हाथ में एक ही गजरा था जो कलियों के बजाय फूलों का बना हुआ था। लड़की के पास आने पर अमित ने कहा, मैं हमेशा इसी लड़की से गजरा लिया करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए खास तौर पर मोटी मोटी कलियों का गजरा बनाकर लाती है। बीवी ने तीखी नजरों से लड़की को देखा तो लड़की उसके सामने आंखें न उठा सकी। गजरा लेने के लिए अमित ने हाथ बढ़ाया तो लड़की ने हाथ का गजरा देने के बजाय अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक गजरा निकाला, मोटी मोटी कलियों का बहुत बढ़िया गजरा, जैसा कि वह रोज अमित को देती थी। अमित का चेहरा खिल उठा, पर उसकी बीवी तीखी नजरों से उस लड़की को देख रही थी। अचानक अमित का ध्यान बीवी की ओर गया तो चौंका। उसने फौरन लड़की के हाथ से गजरा ले लिया और जेब से पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, पर लड़की ने पैसे न लेते हुए उदास लहजे में कहा, पिछली बार के बकाया पैसे मुझे आपको देने थे, हिसाब पूरा हो गया। इतना कहकर वह एक तरफ को चली गई। अमित की बीवी ने वहीं खड़े खड़े जूड़े पर गजरा बांधा और अमित को दिखाते हुए पूछा, देखो तो ठीक तरह से बंधा है ना? हाँ, अमित ने पत्नी की ओर देखते हुए कहा।
आज की जूड़े में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत चीज हर जगह ही खूबसूरत लगती है, पत्नी ने शौकी से कहा और मुस्कुराई, पर अमित के होठों पर मुस्कुराहट न थी। रविवार को सुबह ही घर की घंटी ने हम सबको जगा दिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने लगी तो पति ने कहा, रुको, मैं देखता हूँ, हो सकता है अखबार वाला हिसाब लेने आया हो, उसकी खबर लेता हूँ। महीने में 5-6 दिन पेपर नहीं डाला उसने। पति अखबार वाले को कोसते हुए दरवाजा खोलने चले गए। मैंने फिर चादर से मुंह ढक लिया। सुधा, सुधा, जरा बाहर आना। पति की आवाज सुनकर मैं चादर को एक और फेंककर जल्दी से बाहर आ गई। दरवाजे पर सीमा को खड़ी देख मुझे अजीब लगा। भाभी जी, आप अब तक सो रही हैं? चलो जाने दो, ये देखो मैं आप सबके लिए इडली सांभर बनाकर लाई हूँ, कहकर सीमा ने 2 बड़े बर्तन मेरी ओर बढ़ा दिए। न चाहते हुए भी मुझे बर्तन पकड़ने पड़े। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, कहकर सीमा चली गई। क्या बात है सुधा, नई पड़ोसिन से अच्छी बन रही है तुम्हारी। थोड़े दिन पहले कोफ्ते और आज इडली सांभर, बढ़िया है, पति ने अखबार के पन्ने पलटते हुए कहा, पर मैं मन ही मन कुढ़ रही थी। सीमा को हमारे पड़ोस में आए अभी 1 महीना ही हुआ है, पर वह हर किसी से कुछ ज्यादा ही खुलने की कोशिश करती है, खासकर मुझसे, क्योंकि हम आमने सामने के पड़ोसी थे। इसीलिए वह बिन बताए बिन बुलाए किसी भी वक्त मेरे घर आ धमकती, कभी कुछ देने तो कभी कुछ लेने। हम पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस कॉलोनी में सब अपने में मस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। बस कभी कभार महिलाओं की किट्टी पार्टी में या फिर कॉलोनी के पार्क में शाम को मिल जाते हैं। इतने सालों में मैं या शायद कभी किसी के घर गई हूँ, इसीलिए सीमा की ये आदत आजकल चर्चा का विषय बनी हुई थी। रविवार को सारा दिन आराम करने में निकल गया। शाम को बच्चों ने पार्क चलने को कहा तो पति भी तैयार हो गए। बच्चे और मेरे पति फुटबॉल खेलने में व्यस्त हो गए तो मैं कॉलोनी की महिलाओं के साथ बातों में लग गई। और सुधा जी, आपकी पड़ोसिन के क्या हालचाल है? यार सच में कमाल की औरत है, आज सुबह सुबह आकर इडली सांभर दे गई, सारी नींद खराब कर दी हम सब की, कहकर हमारे घर से 4 मकान छोड़कर रहने वाली एकता ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे अच्छा युवा जो इडली सांभर दे गई, मेरी नाश्ता बनाने की छुट्टी हो गई, पड़ोसी ने सविस्ता हंसते हुए बोली। अरे बर्तन देखे थे, आज स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है? हमारी तो सारी क्रोकर्सी विदेशी है। बच्चे तो स्टील के बर्तन देखते ही चिट गए, एकता बोली। आजकल कॉलोनी में जब भी महिलाओं का ग्रुप कहीं एक साथ नजर आए तो समझ लीजिए सीमा ही चर्चा का विषय होगी। कमाल है ये सीमा भी। तभी सामने से सीमा आती दिखी तो एकता दबी जबान में बोली, देखो तो जरा इसे, इसका दुपट्टा कहीं से भी सूट से मेल नहीं खा रहा है, कैसी गंवार लग रही है यह। क्या हाल है भाभी जी, आप सबको इडली कैसी लगी? सीमा ने बड़े उत्साह से पूछा। अरे कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में सीमा, बहुत अच्छा खाना बना लेती हो तुम। सबने एक ही सुर में सीमा की तारीफ की। फिर थोड़ी देर बाद उसके जाने पर सभी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। कुछ दिन बाद कॉलोनी के शादी के हॉल में एकता ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। हर कोई बन ठन कर पहुंचा। सीमा इतनी चटक रंगी साड़ी और इतने भारी गहने पहनकर आई, गोया कि शादी में आई हो। फिर एक बार वह सबके बीच मजाक का पात्र बन गई। आए दिन कॉलोनी में उसका या उसके पति का यूं ही मजाक उड़ता। पूरी कॉलोनी की कारें साफ करने के लिए हम सब ने मिलकर 2 लोगों को रखा हुआ था, पर सीमा का पति दिन में 2-3 बार खुद अपनी कार साफ करता था। आए दिन कॉलोनी में सीमा का मजाक उड़ता और मैं भी उसमें शामिल होती। हालांकि सीमा की काफी बातें मुझे अच्छी लगती, पर कहीं सब इसकी तरह मेरा भी मजाक न उड़ाए, इसलिए मैं उससे दूरी बनाए रखती। कुछ दिन बाद मेरी बुआ सास को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। देवर का फोन आते ही मैं और मेरे पति अस्पताल भागे। वहाँ हमें काफी समय लग गया। मैंने घड़ी देखी तो ख्याल आया कि बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। जल्दबाजी में मैं चाबी चौकीदार को देना भूल गई। मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने एकता को फोन किया तो वह बोली कि यार सॉरी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अभी घर पर ताला ही लगा रही थी और उसने फोन काट दिया।
एकता के अलावा मेरे पास और किसी का फोन नंबर नहीं था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों में मैंने किसी का फोन नंबर लेने की भी कोशिश नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने इनसे कार की चाबी ली और घर चल दी। रास्ते में जाम ने दुखी कर दिया। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। सोच रही थी कि बच्चे 1 घंटे से दरवाजे पर खड़े होंगे। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कार पार्क करके घर पहुंची तो दरवाजे पर बच्चे नहीं थे। मैं घबरा उठी कि बच्चे कहां जा सकते हैं। पति को फोन मिलाने लगी तो देखा किसी अनजान नंबर से 4 मिस कॉल आई थी और एक मैसेज भी था कि मम्मी आप फोन क्यों नहीं उठा रही, हम सीमा आंटी के घर में हैं। मैसेज पढ़कर मेरी जान में जान आई। मैं सीमा के घर पहुंची तो बच्चे खाना खाकर टीवी देख रहे थे। अरे भाभी आप कहाँ चली गई थी? बच्चे स्कूल से आकर घंटी बजा रहे थे तो मैं यहाँ ले आई। भाभी आप मुझे बोल जाती तो जल्दी घर नहीं आना पड़ता। अच्छा जाने दो, 1 मिनट रुको, कहकर सीमा अंदर जाकर एक डब्बा ले आई। बोली भाभी आप थक गई हैं, इसमें सब्जी रोटी है, आप खाकर आराम कर लेना। मैं उसे थैंक यू कहकर बच्चों को घर लेकर आ गई। बच्चे कपड़े बदलकर पढ़ने बैठ गए। मैं मेज पर रखे डब्बे को देख रही थी। स्टील का डब्बा बिल्कुल वैसा जैसा हम स्कूल लेकर जाते थे। मुझे याद है कि जब माँ घर नहीं होती थी तो हम पड़ोसी के घर जाकर खाना खा लेते थे और अगर माँ को देर से आना होता था तो वही सो भी जाते थे। कभी घर में मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी होती थी तो साथ वाली लीला चाची के घर जाकर खाना खा आती थी। कभी माँ या पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो लीला चाची कमला मौसी हमारा घर संभाल लेती थी। माँ अक्सर कहती थी कि सुधी हारी बीमारी में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आते हैं। पर अब देखो कॉलोनी में अगर कोई मर भी जाए तो उसका पता भी कॉलोनी के नोटिस बोर्ड से चलता है। मैंने एक ठंडी सांस ली और डब्बा खोलकर खाना खा लिया। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैं उनको सीमा के घर ले गई और बोली देखो बच्चों, स्कूल से सीधा सीमा मौसी के घर आना और सीमा बच्चों का ख्याल रखना, मुझे आज अस्पताल में देर हो जाएगी। मेरी बातें सुनकर सीमा के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए तो मेरे पर संतोष के भाव। विक्रांत को स्कूटर से अंतिम बार जाते हुए देखने के लिए माधुरी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। विक्रांत की आंखों से ओझल होते ही उसे लगा जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। अब न किसी के आने का इंतजार रहेगा, न दिल की धड़कनें बढ़ेगी और न ही उसके न आने से बेचैनी और मायूसी उसके मन को घेरेगी। यह सोचकर वह बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। जब किसी के चेहरे से मुखौटा उतरकर वास्तविक चेहरे से सामना होता है तो जितनी शिद्दत से हम उसे चाहते हैं उसी अनुपात में उससे नफरत भी हो जाती है। एक ही क्षण में दिल की भावनाएं उसके लिए बदल जाती है। ऐसा ही माधुरी के साथ हुआ था। माधुरी के विवाह को 5 साल हो गए थे। विवाह के बाद दिल्ली की पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाले परिवार में पली बड़ी माधुरी को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहने से और अपने पति मनोहर के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण बहुत ऊब और अकेलापन लगने लगा था। विक्रांत मनोहर के ऑफिस में ही काम करता था। अविवाहित होने के कारण अक्सर वह मनोहर के साथ ऑफिस से उसके घर आ जाता था। माधुरी को भी उसका आना बहुत अच्छा लगता था। फिर वह अक्सर खाना खाकर ही जाता था। खाते खाते वह खाने की बहुत तारीफ करता, जबकि अपने पति के मुंह से ऐसे बोल सुनने को माधुरी तरस जाती थी। उसके आते ही घर में रौनक सी हो जाती थी। माधुरी उससे किताबों, कहानियों, फिल्मों, सामाजिक गतिविधियों पर बात करके बहुत संतुष्ट अनुभव करती थी। धीरे धीरे वह उसकी ओर खींचती चली गई। जिस दिन वह नहीं आता तो उसे कुछ कमी सी लगती, मन उदास हो जाता। धीरे धीरे माधुरी को एहसास होने लगा कि इस तरह उसका विक्रांत की ओर आकर्षित होना मनोहर के प्रति अन्याय होगा। यह सोचकर वह मन से बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे वह कोई अपराध कर रही है। विवाह उपरांत भी किसी भी पर पुरुष एक सीमा तक ही अपनी चाहत रखना उचित है। उसके बाद तो वह शादीशुदा जिंदगी के लिए बर्बादी का द्वार खोल देती है। सब कुछ समझते हुए भी पता नहीं क्यों वह अपने आप को उससे मिले बिना रोक नहीं पाती थी। जादू सा कर दिया था जैसे उसने उस पर। अब तो यह हालत थी कि जिस दिन वह नहीं आता था तो वह अपने पति से उसके न आने का कारण पूछने लगी थी।
एक साथ काम करते हुए मनोहर को आभास होने लगा था कि विक्रांत कुछ रहस्यमय है। ऑफिस में एक दो और लोगों से भी उसके पारिवारिक संबंध बना रखे थे, जिनके घर भी अक्सर वह जाया करता था। धीरे धीरे मनोहर को भी माधुरी का विक्रांत के प्रति पागलपन अखरने लगा था। उसने माधुरी को कई बार समझाया कि उसका विक्रांत के प्रति इतना आकर्षण ठीक नहीं है, वह अकेला है, पता नहीं क्यों विवाह नहीं करता, उसे तो अपना समय काटना है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि और दिन प्रतिदिन उसका आकर्षण बढ़ता ही गया। उसकी प्रशंसा भरी बातों में वह उलझती ही जा रही थी। एक तरफ अपराध भावना तो दूसरी ओर उसे न छोड़ने की व्यवस्था, दोनों ने उसे मानसिक रोगी बना दिया था। मनोहर जानता था कि माधुरी उसके लिए समर्पित है। विक्रांत ने ही अपनी बातों के जाल से उसे सम्मोहित कर रखा है और उस दिन को कोसता रहता था जब वह पहली बार उसे अपने घर लाया था। हर तरह से समझा कर वह थक गया। धीरे धीरे माधुरी को विक्रांत से रिश्ता रखना तनाव अधिक, खुशी कम देने लगा था। जिस रिश्ते का भविष्य सुरक्षित न हो उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक है, लेकिन वह उससे रिश्ता तोड़ने में अपने को असमर्थ पाती थी। वो पोह में 3 साल बीत गए। इस बीच वह एक चांद सी बेटी की मां भी बन गई थी। अचानक एक दिन माधुरी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मनोहर के ऑफिस जाते ही विक्रांत ऑफिस में ही काम करने वाले रमन जी की बेटी नेहा, उम्र यही कोई 20 वर्ष होगी, को उसके घर लेकर आया। पूर्व परिचित थी और अक्सर वह माधुरी के घर आती रहती थी। विक्रांत का भी उस परिवार से घनिष्ठ संबंध था। विक्रांत आते ही बिना किसी भूमिका के बोला, इसका गर्भपात करवाना है, इसके साथ बलात्कार हुआ है। 1 मिनट को माधुरी को लगा जैसे कमरे की दीवारें उसकी आंखों के सामने घूम रही है। जब उसने इस बात की पुष्टि की तब जाकर माधुरी की विश्वास हुआ। इससे पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रांत जो कह रहा है वह सच है। डॉक्टर मित्र ने कहा 10 दिन भी देर हो जाती तो गर्भपात नहीं हो सकता था, पर एक बार के बलात्कार से कोई लड़की गर्भवती नहीं होती। इस फिल्मों में ही होता है, इसके जरूर किसी से शारीरिक संबंध है। यह सुनकर माधुरी का माथा ठनका कि अरे, जिस तरह विक्रांत को उसके चेहरे के हाव भाव से नेहा के लिए परेशान देख रही हूं वह सामान्य नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि कितना भला है जो एक लड़की की मदद कर रहा है, पर अब डॉक्टर के कहने पर मुझे कुछ शक हो रहा है कि ये क्यों नेहा को लेकर इतना परेशान है। तो क्या उसने मुझे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मोहरा बनाया है? उसे पता है कि मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड भी है और यह भी जानता है कि मैं उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूं। वह मन ही मन बुदबुदाई और फिर गौर से नेहा और विक्रांत का चेहरा पढ़ने लगी। गर्भपात होते ही विक्रांत का तना चेहरा कितना रिलैक्स लग रहा था। उसके बाद वह माधुरी को साधिकार यह कहकर गायब हो गया था कि वह उसे उसके घर पहुंचा दे और किसी को कुछ न बताए। माधुरी का शक यकीन में बदल गया था। माधुरी ने अपनी डॉक्टर फ्रेंड की मदद से नेहा से हकीकत उगलवाने की ठान ली। डॉक्टर ने कड़े शब्दों में पूछा, सच बता कि यह किसका बच्चा था? उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, बस ये कहती रही कि कॉलेज के रास्ते में किसी ने उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब माधुरी ने उसे कहा कि सच बोलेगी तो वह उसकी मदद करेगी, नहीं तो उसकी माँ को सब बता देगी, तब वह धीरे धीरे कुछ रुक रख कर बोली, यह बच्चा विक्रांत अंकल का था। मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें चाहने लगी थी। उन्होंने मुझे विवाह का वादा करके मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और वह रोने लगी। उफ, अंकल के रिश्ते को ही विक्रांत ने दागदार कर दिया। कितना विश्वासघात किया उसने उस परिवार के साथ जिसने उस पर विश्वास करके अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति दी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। माधुरी अप्रत्याशित बात सुनकर बिल्कुल सत्य की हालत में थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसका मन विक्रांत के प्रति घृणा से भर उठा। माधुरी का उतरा चेहरा देखकर उसकी डॉक्टर फ्रेंड थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे तेरे साथ ही कुछ गलत हुआ है। तू सही सोच रही है, मेरा भी मानसिक बलात्कार उसने किया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी है। इतना गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने जीवन के 3 साल उसके जाल में फंसकर बर्बाद कर दिए। माधुरी ने उसे भारी मन से बताया।
प्रतिक्रिया स्वरूप उसे मुस्कुराते देखकर उसे अचंभा हुआ और फिर प्रश्नवाचक नजरों से उसकी ओर देखने लगी तो वह बोली, मैं सारी कहानी कल ही तुम तीनों के हाव भाव देखकर समझ गई थी। आखिर इस लाइन में अनुभव भी कोई चीज है? मुझे पता है मेरे पति नील मनोवैज्ञानिक है, उसने मुझे बहुत जानकारी मिली है। ऐसे लोग बिल्ली की तरह रास्ता देख लेते हैं और वही शिकार के लिए मंडराते रहते हैं। शारीरिक शोषण के लिए कुंवारी लड़कियों को विवाह का झांसा देकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। विवाहित से ऐसी आशा करना खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से सम्मोहित करके अपने टाइम पास का अड्डा बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि स्त्रियां अपनी प्रशंसा की भूखी होती है, इसलिए इस अस्त्र का सहारा लेते हैं। ऐसे रिश्ते दलदल के समान होते हैं जिससे अगर कोई समय नहीं रहते नहीं उभरे तो धंसता ही चला जाता है। शुक्र है जल्दी सच्चाई सामने आ गई, वरना। माधुरी अवाक उसकी बातें सुनती रही और उसकी बातें पूरी होने से पहले ही उसके गले से लिपटकर रोने लगी। माधुरी ने थोड़ा संयत होकर अपनी आवाज को नम्र करके कहा, नेहा से पूछा, जब इतना कुछ हो गया है तो तुम्हारा विवाह उससे करवा देते हैं। तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। नहीं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। उन्होंने नाटक करके मुझे फंसाया है। उनके और लड़कियों के से भी संबंध है। उन्होंने मुझे खुद बताया है, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी को बताऊंगी तो वे मेरे फोटो दिखाकर मुझे बदनाम कर देंगे, और उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, माधुरी ने उसे सांत्वना दी। अस्पताल से माधुरी नेहा को अपने घर ले आई, उसके आराम का पूरा ध्यान रखा, फिर उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि उसका तुम्हारे घर आना बंद हो जाए, नहीं तो वह हमेशा तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। वह तुम्हारे फोटो दिखाएगा तो उसका भी तो नाम आएगा, फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वह कदापि ऐसा कदम नहीं उठा सकता, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसे धमका रहा है। तुम अपनी माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं करती हूँ। माधुरी से अधिक उसकी पीड़ा को और कौन समझ सकता था। माधुरी की बात सुनकर नेहा को बहुत हिम्मत मिली, वह उसे लिपट कर देर तक रोती रही। माधुरी ने नेहा की माँ को फोन करके अपने घर बुलाया और फिर सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर माँ की क्या हालत हुई ये तो भुक्त भोगी ही समझ सकता है। माधुरी के समझाने पर उन्होंने नेहा को कुछ नहीं कहा, पर उनको क्या पता कि जब वह खुद ही उसकी बातों के जाल में फंस गई तो नेहा की क्या बात। वो रोते हुए बोली, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, नहीं तो इससे शादी कौन करेगा। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद। माधुरी ने उसे आश्वस्त करके विदा किया। उनके जाने के बाद वह पलंग पर लेटकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। पूरे दिन का गुब्बार आंसू में बह गया। अब वह बहुत हल्का महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसके जीवन पर छाया कुंवरा छट गया है, सूर्य की किरणें उसके लिए नया सवेरा लेकर आई है। अब माधुरी शाम को अपने पति मनोहर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। पति के आते ही उसने सारी बात बताते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, मैं जानता था देर सबेर तुम्हारी आंखें जरूर खुलेगी। देखो, विवाह को एक समझौता समझकर चलने में ही भलाई है। हर चीज चाहिए हुई किसी को नहीं मिलती। मुझे भी तो तुम्हारी ये मोटी नाक नहीं अच्छी लगती, तो क्या मैं सुंदर नाक वाली ढूंढूं। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर पति के गले से लिपट कर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगले दिन विक्रांत मनोहर के साथ आया। माधुरी उसके सामने नहीं आई तो वह सारी स्थिति समझ थोड़ी देर बाद लौट गया। रदिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। रदिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया था। वे दोनों एक झग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। रदिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4-6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो रदिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। रदिया के लिए वह दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचमूर निकाल देता।
बिकाऊ रदिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी भी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वह रदिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में रदिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे में पर वहां चलकर बातें करते हैं। रदिया ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी, उस औरत ने कहा। रदिया ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वो मालती की झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविजन, फ्रिज, जिसमें से पानी निकालकर उसने रदिया को पिलाया। रदिया ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, न ही उसके बारे में सुना था। रदिया ने पूछा, बहन ये कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने कहा, यह अलमारी नई फ्रिज है, इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज हफ्तों तक खराब नहीं होती, पानी ठंडा रहता है, बर्फ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपए में लिया है। रदिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर है, पर उनकी कमाई से यह सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ, यहाँ रहने वाली ज्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चले। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो, काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या काम मिलेगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, रदिया ने कहा। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यह अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज मिलता ही है, त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई में से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? रदिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहाँ मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाले के बारे में पूछ रही थी। वे एक बड़े स्कूल में पढ़ाती है, उनके मर्द वकील है, 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूंगी और पैसे की बात भी कर लूंगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने रदिया से कहा कि वह चाहे तो वो भी उसके साथ चले। मैडम 2 बजे घर आ जाती है, आज ही बात पक्की कर रहे हैं और कल से काम पर लग जा। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करानी हो तो उसके 300 रुपए, कपड़े भी धुलवाने हो तो उसके अलग से 300 रुपए, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 2000 रुपए। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने रदिया से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूंगी, चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी। हाँ दीदी मैं सब जानती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ, रदिया ने कहा। उसका दिल बलियां उछल रहा था। अगर वो महीने में 2000 रुपए कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। रदिया तेजी से अपनी झुग्गी में आई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। रदिया थी तो सांवली, पर जोबन उसका गदराया हुआ था और नैन कक्ष बड़े तीखे थे। गांव में न जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसके ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। रास्ते में मालती ने कहा, बहन अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूंगी, यहाँ यही रिवाज है। मालती कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकी ने दरवाजा खोला। मालती ने उन्हें नमस्ते किया। रदिया ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मालती 2 साल पहले उनके घर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा बाई तो बड़ी खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? मैडम ने रदिया से पूछा।
मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसी बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओ। मेरे इलाके की है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूं। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं। मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूंगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या? रदिया ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो रदिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, यह तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नजर रखते हैं। ये मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वह मर्दों को फांस कर वहाँ खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीजें हैं। इस पर रदिया ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे ही नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं से पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहरी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहां से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूं, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसा ठीक समझे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन रदिया सुबह जल्दी उठी और मालती को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया। रदिया ने जल्दी से पोंछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाए तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में रदिया साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज कर वह कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर टेर को रख दिया। साहब ने रदिया को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा लेती आना। रदिया बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इस बीच साहब ने 500 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया। रदिया ने कहा, ये क्या? ये रख लो, मालती ने तुझसे 500 रुपए ले लिए होंगे, पहले वह यहाँ काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपए ले लो, पर मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 तुझे फिर दे दूंगा, ये मुआवजा समझना। लेकिन रदिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। रदिया ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनकी नाश्ते के लिए आमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की जरूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविजन खोलना और बंद करके दिखाया और अपना बैग रदिया को पकड़ा दिया। बैग लेकर रदिया उनके पीछे पीछे कारत गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। न जाने कैसे साहब की उंगलियों उसके हाथों से छू गई। रदिया भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद रदिया ने गेट बंद किया, फिर वह कोठी के अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियां और शैम्पू की शीशी, आदमकद आईना। रदिया को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतार कर पहली बार जब से वह गांव से आई थी, उसने जमकर साबुन लगाकर नहाया और फिर बाथरूम में टंगे तौलिए से देह पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आदमकद आईने में निहारा। उसे लगा कि वे रदिया नहीं, कोई और ही औरत है। अपने कपड़े धोकर रदिया उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए पराठे खा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म कर पी लिया, नहीं तो बर्बाद ही होती। धीरे धीरे रदिया ने उसके घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी।
उस दिन वह काफी खुश थी। शाम तक जब वह अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपये जाकर मालती को दे दिए। मालती ने उसे चाय पिलाई और हालचाल पूछा। उसने इशारों में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं। रदिया ने कहा ऐसा नहीं है। मालती ने कहा अगर तू चाहे तो शाम को किसी और के घर में लग जा और कुछ नहीं तो 1000 रुपये वहां से भी मिल जाएंगे। इस पर रदिया ने कहा सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते हैं, जब मैडम आसपास ना हो तो उसे ही देखते रहते और रदिया मजे लेती रहती। रदिया समझ गई थी कि मालिक की निगाह उसकी जवानी पर है। वे उसे पैसे देते तो वह पहले से लेने मना करती, पर वह जबरन उसे दे ही डालते और कहते देख रदिया, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, फिर 1000 रुपये की आज कीमत ही क्या है। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम किया पर तेरी सुगढ़ता उनमें नहीं थी। रदिया चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे पर समझ ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा रदिया, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी। घर में सिर्फ साहब रहेंगे, हमें टूर से लौटने में 10 दिन लगेंगे। आने जाने के टाइम का तुम समझ लेना, साहब कोई दिक्कत ना हो। पहले ऑमलेट बना दे और तू ऐसा करना लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रीज में रख देना, साहब रात में गर्म करके खा लेंगे। ठीक है, रदे ने कहा और अपने काम में लग गई। मैडम की गए 10वां दिन था। रदिया जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कहा आज कोर्ट नहीं जाना है, वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में एक बोतल पड़ी होगी वह ले आ, मैं थोड़ी ब्रांडी लूंगा, मुझे ठंड लग गई है। रदिया रसोई में ऑमलेट बनाने चली गई। ऑमलेट बनाकर उसे प्लेट में रखकर वह साहब के कमरे में गई तो वे वहां नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम में गए होंगे। साहब तब तक वहां आ गए थे। वाह रदिया, वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया, तू बड़ी अच्छी है, आ चाय पी। ये ले 1000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना, साहब ने कहा। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ, रदिया ने कहा। अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। रदिया पीछे हटी, तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। रदिया ने एक जोर का धक्का दिया, साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच रदिया भी उन पर गिर गई। रदिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली साहब 5000 और दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। साहब ने कहा रदिया तू जल्दी यहां से निकल और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। सतपाल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी पत्नी उर्मिला ने उसे जगाने की कोशिश की। वह इतनी ऊंची आवाज में बोली थी कि साथ में सोया उसका 5 साल का बेटा जम्बू भी जाग गया था। वह डरी निगाहों से मां को देखने लगा था। क्या हो गया? रात को तो चैन से सोने दिया करो, क्यों जगाया मुझे? सतपाल उखड़ी आवाज में उर्मिला पर बरस पड़ा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, जोर जोर से डोर बेल बजा रहा है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है, मुझे तो डर लग रहा है, उर्मिला ने घबराई आवाज में बताया। अरे इसमें डरने की क्या बात है, गेट खोलकर देख लो। तुम सतपाल की घरवाली हो, हमारे नाम से तो बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं। तुम ही जाकर देखो, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कोई चोर डाकू न आ गया हो। तुम भी हाथ में तलवार लेकर जाना, उर्मिला ने सहमी आवाज में सलाह दी। सतपाल ने चारपाई छोड़ दी। उसने एक डंडा उठाया। गेट के करीब पहुंचकर उसने गेट के ऊपर से झांक कर देखा तो कांप उठा। बाहर उसकी छोटी बहन खड़ी सिसक रही थी। सतपाल ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे लाली, तू घर में तो सब ठीक है ना? लाली कुछ नहीं बोल पाई, बस गहरी गहरी हिचकियां लेकर रोने लगी। सतपाल ने देखा कि लाली के चेहरे पर मारपीट के निशान थे, सिर के बाल बिखरे हुए थे। सतपाल लाली को बेडरूम में ले आया। वह बार बार लाली से पूछने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उसे आधी रात को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उर्मिला ने बुरा सा मुंह बनाया और पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गई। उसे लाली के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं थी। लाली की शादी आज से 10 साल पहले इसी शहर में हुई थी। तब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। लाली का पति दुकानदार था।
काम अच्छा चल रहा था। घर में लाली की सास थी, 2 ननदें भी थी। उनकी शादी हो चुकी थी। लाली के पति अजय ने उसे पहली रात को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि उसकी मां बीमार रहती है। उनके प्रति बरती गई लापरवाही को वह सहन नहीं करेगा। लाली ने पति के सामने तो हामी भर दी थी, मगर अमल में नहीं लाई। कुछ दिनों बाद अजय ने सतपाल के सामने शिकायत की। जब सतपाल ने लाली से बात की तो वह बुरी तरह भड़क उठी। उसने तो अजय की शिकायत को पूरी तरह नकार दिया, उल्टे अजय पर ही नामर्दी का आरोप लगा दिया। अजय ने अपने ऊपर नामर्द होने का आरोप सुना तो वह सतपाल के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। अपनी डॉक्टरी जांच कराकर रिपोर्ट उसके सामने रखी तो सतपाल को लाली पर बेहद गुस्सा आया। उसने डांट डपट कर लाली को ससुराल भेज दिया। लाली ससुराल तो आ गई, मगर उसने पति और सास की अनदेखी जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर बातें करना जारी रखा। आखिरकार जब अजय को दुकान बंद करके अपनी मां की देखभाल के लिए घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा, तब उसने अपनी आंखों से देखा कि लाली कितनी देर तक मोबाइल फोन पर न जाने किस किस से बातें करती थी। एक दिन अजय ने लाली से पूछ लिया कि वह इतनी देर से किससे बात कर रही थी। पहले तो लाली कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई, पर जब अजय गुस्से से भर उठा तो लाली ने अपने भाई सतपाल का नाम ले लिया। उस समय तो अजय खामोश हो गया, क्योंकि उसे मां को अस्पताल ले जाना था। जब वह टैक्सी से अस्पताल की तरफ जा रहा था तब उसने सतपाल से पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि उसके पास लाली का कोई फोन नहीं आया था। अजय 2 घंटे बाद वापस घर आया तो लाली को मोबाइल फोन पर खिलखिलाकर बातें करते देख बुरी तरह सुलग उठा था। उसने तेजी से लपक कर लाली के हाथ से मोबाइल छीन कर 4-5 घूंसे जमा दिए। लाली चीखती चिल्लाती पास पड़ोस की औरतों को मदद के लिए बुलाने को घर से बाहर निकल आई। अजय ने उसी नंबर पर फोन मिलाया जिस पर लाली बात कर रही थी। दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज उभरी। अजय की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कनेक्शन कट गया। अजय ने दोबारा नंबर मिलाकर पूछने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अजय ने लाली से पूछा तो उसने भी सही जवाब नहीं दिया। अजय का गुस्से से भरा चेहरा भयानक होने लगा। उसके जबड़े भींचने लगे। वह ऐसी आशिक मिजाजी कतई सहन नहीं करेगा। लाली घबरा उठी। उसे लगा कि अगर वह अजय के सामने रही और किसी दोस्त का फोन आ गया तो यकीनन उसकी खैरियत नहीं। उसने उसी समय जरूरी सामान से अपना बैग भरा और अपने मायके आ गई। लाली ने घर आकर अजय और उसकी मां पर तरह तरह के आरोप लगाकर ससुराल जाने से मना कर दिया। कई महीनों तक वह अपने मायके में ही रही। अजय भी उसे लेने नहीं आया। इसी तनातनी में 1 साल गुजर गया। आखिरकार अजय ही लाली को लेने आया। उसने शर्त रखी कि लाली को मन लगाकर घर का काम करना होगा। वह पराये मर्दों से मोबाइल फोन पर बेवजह बातें नहीं करेगी। सतपाल ने बहुत समझाया मगर लाली नहीं मानी। लाली का तलाक हो गया। सतपाल ने उसके लिए 2 लड़के देखे मगर वे उसे पसंद नहीं आए। दरअसल लाली ने शराब का एक ठेकेदार पसंद कर रखा था। उसका शहर की 4-5 दुकानों में हिस्सा था। वह शहर का बदनाम अपराधी था मगर लाली को पसंद था। काफी अरसे से लाली का उस ठेकेदार जोरावर से इश्क चल रहा था। जोरावर सतपाल को भी पसंद नहीं था मगर इश्क में अंधी लाली की जिद के सामने वह मजबूर था और उसकी शादी जोरावर से करा दी गई। जोरावर शराब के कारोबार में केवल 10 पैसे का हिस्सेदार था। बाकी 90 पैसे दूसरे हिस्सेदारों के थे। उसकी कमाई लाखों में नहीं हजारों रुपए में थी। वह जुआ खेलने और शराब पीने का शौकीन था। वह लाली को खुला खर्चा नहीं दे पाता था। अब तो लाली को पेट भरने के भी लाले पड़ गए। उसने जोरावर से अपने खर्च की मांग रखी तो उसने जिस्म बेचकर पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। लाली ने मना किया तो जोरावर ने घर में ही शराब बेचने का रास्ता सुझा दिया। अब लाली करती भी क्या, अपना मायका भी उसने गवा लिया था, जाती भी कहां। उसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका जवान गदराया बदन देखकर मन चले शराब खरीदने लाली के पास आने लगे। उसका कारोबार अच्छा चल निकला। जोरावर को लगा कि लाली खूब माल कमा रही है तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। लाली ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस रात दोनों में झगड़ा हुआ। लाली जमा किए तमाम रुपए एक पुराने बैग में भरकर घर से भाग निकली। जोरावर ने देख लिया था। वह भी पीछे पीछे तलवार हाथ में लिए भागा।
वह किसी भी सूरत में लाली से रुपए लेना चाहता था। जोरावर नशे में था, उसके हाथों में तलवार चमक रही थी। वह उसकी हत्या करके भी सारा रुपए हासिल करना चाहता था। लाली बदहवास इस भागती हुई सड़क पर आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जोरावर तलवार लिए उसकी तरफ भागा आ रहा था। उसने बचते बचाते सड़क पार कर ली, लेकिन जब जोरावर सड़क पार करने लगा तो वह किसी बड़ी गाड़ी की चपेट में आ गया और मारा गया। रात के 3 बज रहे थे। किसी ने भी जोरावर की लाश की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सतपाल के यहाँ आकर लाली ने रोते सिसकते अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो सतपाल भी आंखें भर आई, मगर उसी पल उसने अपनी बहन की गलतियां गिनाई जिनकी वजह से उसकी यह हालत हुई थी। हाँ भैया, अजय का कोई कसूर नहीं था, मैंने ही अपनी गलतियों की सजा पाई है। अजय ने तो हर बार मुझे समझाने, सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, इसलिए अब भी मैं अजय के पास ही जाना चाहती हूँ, लाली ने हिस्सा जाहिर की। अब तुझे वह किसी भी हालत में नहीं अपनाएगा। उसने तो दूसरी शादी भी कर ली होगी, सतपाल ने अंदाजा लगाया। बेशक उसने शादी कर ली ही हो, उसके घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी। मुझे अजय के घर जाना है, वरना मैं खुद खुशी कर लूंगी, लाली ने अपना फैसला सुना दिया। सतपाल बोला, ठीक है लाली, पहले तू 4-5 दिन यही आराम कर। 1 हफ्ते के बाद सतपाल ने लाली को मोटरसाइकिल पर बैठाया और दोनों अजय के घर की तरफ चल दिए। अजय घर पर अकेला ही सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। सुबह सवेरे लाली को अपने भाई सतपाल के साथ आया देख वह बुरी तरह भड़क उठा। दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए अजय ने कहा, अब तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो, चले जाओ यहाँ से। अब तो मेरी माँ भी मर चुकी है, मेरी पत्नी तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, अब मेरा कोई नहीं है। सतपाल ने लाली को घर चलने को कहा तो वह वहीं पर रहने के लिए अड़ गई। सतपाल अकेला ही घर चला गया। लाली सारा दिन भूखी प्यासी वही खड़ी रही। रात को अजय वापस आया। लाली को खड़ा देख वह बेरुखी से बोला, अब यहाँ खड़ा रहने का कोई फायदा नहीं है। अजय, मैंने तो अपनी गलतियों को पहचाना है और मैं तुम्हारी सेवा करने का मौका एक और चाहती हूँ। मगर अजय ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह अजय ने दरवाजा खोला तो लाली को बाहर बीमार हालत में देख चौंक उठा। वह बुरी तरह कांप रही थी। वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। बीमार लाली को देखकर अजय को लगा कि ठोकर खाकर लाली सुधर गई है, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। कार्तिक पूरी तरह से टूट चुका था। हवस की आग ने उसे जला दिया था। अब उसकी जिंदगी के अगले कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगे। हवस की इस आग में उसके सपने, माँ बाप के अरमान सब भस्म हो गए। उसका दिल बार बार बस यही सोचता था कि काश वह अपने मन को हवस के दलदल में न फंसने देता और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। 6 महीने पहले की ही बात है। कल्पना गुमला से रांची आई थी। कार्तिक की उससे कॉलेज में जान पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। कार्तिक कल्पना के साथ कभी फिल्म देखने जाता तो कभी पार्क में घूमने। कल्पना हर बात में, हर काम में उसका साथ देती। गांव से आई कल्पना भोली भारी लड़की थी। कार्तिक उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मोटरसाइकिल से घुमाना, सिनेमा हॉल दिखाना, होटल में खिलाना, गिफ्ट देना, सब कुछ। पर उसके मन में कभी भी कल्पना के प्रति प्यार नहीं था। वह तो उसके गदराए बदन का मजा लेना चाहता था, पर शायद कल्पना इसे प्यार समझने लगी थी। जब कार्तिक को लगा कि कल्पना उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है तो उसने धीरे धीरे अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। पहले हाथों से छूना, फिर चूमना, गले लगाना और धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ तक कि पार्क के कोने में उसने कल्पना के साथ हर तरह का शारीरिक सुख भोग लिया था। इसी तरह कभी सिनेमा घर में तो कभी किसी होटल में वह अपनी ख्वाहिश को पूरी करता रहता था। कार्तिक कल्पना के शरीर के बदले उस पर खर्च करता था और उसकी नज़र में हिस्सा बराबर हो रहा था। पर कल्पना की बात अलग थी। वह कार्तिक को अपना प्रेमी मानती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक बार कल्पना को महसूस हुआ कि कार्तिक के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से वह पेट से हो गई है। उसने उसे बताया था, कार्तिक, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर कार्तिक चौंका था, पर जल्दी ही सहज होकर उसने कहा था, तभी हम दोनों को पढ़ाई पूरी करनी है, किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं।
मुझे कोई एतराज नहीं, पर आगे चलकर हमें शादी करनी ही है, तो अगर हम अभी शादी कर बच्चे को आने दें तो इसमें क्या हर्ज है? कल्पना ने प्रस्ताव रखा। शादी? कार्तिक चौंका था, पर यह सोचकर कि कहीं कल्पना का शरीर दोबारा न मिले, इसलिए बोला था अभी पढ़ाई, फिर कैरियर, उसके बाद शादी। कल्पना ने इसे शादी की रजामंदी मानकर लेडी डॉक्टर से मिलकर बच्चा गिरवा दिया था। कार्तिक और कल्पना पहले की तरह मजे से रहने लगे थे, पर अब कार्तिक सावधान था, बच्चा न ठहरे इसके लिए वह उपाय कर लेता था। इसी बीच कल्पना को भनक लग गई कि कार्तिक उससे नहीं बल्कि उसके शरीर से प्यार करता है। उसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। उसने फोन कर कार्तिक को रेलवे स्टेशन बुलाया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह थी, जहां से पहले भी कई बार मिले थे। कार्तिक ने वहां झाड़ियों के पीछे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाए थे। कार्तिक मन में जिस्मानी सुख पाने की उमंग लिए वहां जा पहुंचा। कल्पना के चेहरे पर तनाव देखकर वह हंसकर बोला, क्या हुआ? फिर लेडी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा क्या? पर अब तो हम काफी संभल कर चल रहे हैं। सीरियस हो जाओ कार्तिक, तुम मुझसे शादी करोगे ना? कल्पना ने उदास होकर पूछा था। पागल हो रही हो? अभी शादी की बात कैसे सोच सकते हैं हम? कार्तिक जोश में आकर बोला था। कहां वह जिस्मानी मजा लेने की बात सोचकर आया था, कहां कल्पना उसे दूसरी बातों में उलझाए हुए थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूं, 4 साल बाद ही सही, पर शादी तुम मुझसे ही करोगे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसलिए सौंपा है, कल्पना बोली थी। दोस्ती अलग चीज है, शादी अलग चीज है। मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करता रहा हूं, शादी की बातों सोचो ही मत, कार्तिक ने बेरुखी से कहा था। उसका मन उचाट हो आया था, सारा जोश जाता रहा था। मैं अपना सब कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत के चलते नहीं, प्यार के चलते सौंपती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार को पैसे से तोल रहे हो। पर अगर तुम प्यार को पैसे से खरीद रहे थे, तो मैं भी अपने प्यार के ताकत के बल पर पा लूंगी। मेरे चाचा और मामा नक्सली है, जब चाहे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा सकते हैं, कहते हुए कल्पना को गुस्सा आ गया था। कार्तिक कल्पना की बात सुनकर डर गया था। वह जानता था कि कल्पना जहां से आई है वह नक्सलियों का अड्डा है। वह आए दिन नक्सली वारदातों की खबरें अखबार में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही कार्तिक के परिवार वालों ने किसी लड़की से उसकी शादी की बात भी चला रखी थी। उसे लगा अगर कल्पना जिंदा रहेगी तो रंग में भंग डालेगी। उसने झपटकर कल्पना की गर्दन पकड़ ली और उस पर जब तक दबाव बनाता गया जब तक कि उसने शरीर ढीला नहीं छोड़ दिया। कार्तिक को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि कल्पना ने दम तोड़ दिया है, तो उसने अपनी बेल्ट से फिर उसका गला दबा दिया और चुपचाप अपने घर आ गया। कार्तिक मन ही मन घबराया हुआ था, पर जिस जगह पर उसने कल्पना की लाश छोड़ी थी उधर किसी का आना जाना न के बराबर होता था। कोई कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे, यही सोचकर वह अपने मन को संतोष देता था। पर 2 दिनों के बाद एकाएक पुलिस ने उसे दबोच लिया। शायद किसी ने लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस उस तक पहुंच गई। आज निवेदिता को यह बात समझ में आ गई कि दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए। आज अपने एक दोस्त के चलते वह मारी मारी फिर रही है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है और कभी भी पकड़े जाने का डर है। एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाने के बाद फिर कितनी परेशानी होगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जाधव की तस्वीर उसने आज अखबार में देखी। मोटे मोटे शब्दों में डॉक्टर को ब्लैकमेल करने की खबर छपी थी। जाधव ने डॉक्टर बत्रा से 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी। रकम न देने पर उसने डॉक्टर के उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी थी, जिसमें उसकी प्रेमिका के साथ उसके रोमांटिक पल गुप्त तरीके से फिल्माए गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह फिल्म खुद निवेदिता ने बनाई थी। एक दिन डॉक्टर बत्रा ने किसी बात पर निवेदिता को बुरी तरह डांटा था और उसकी नजर में उसे बगैर किसी गलती के डांटा गया था। निवेदिता ने उस समय डॉक्टर को कुछ नहीं कहा था, पर उसी समय उसने फैसला कर लिया था कि वह डॉक्टर को आगे से कभी ऐसा करने का मौका नहीं देगी। निवेदिता को पता था कि डॉक्टर बत्रा से मिलने एक औरत आती है। डॉक्टर उसके साथ घंटों एकांत में बिताता है। उसके आने पर कई बार वह मरीजों को काफी देर तक इंतजार करवाता है।
नर्स होने के नाते निवेदिता का डॉक्टर के कैबिन तक प्रवेश था और कई बार उसने डॉक्टर को उस औरत के साथ ऐसी हालत में देखा था जिससे जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ है। डॉक्टर बत्रा की डांट से आहत निवेदिता ने उसके सबक सिखाने के लिए अपने मोबाइल फोन से डॉक्टर बत्रा की उस औरत के साथ का वीडियो बना लिया था। क्योंकि वह काफी दिनों से डॉक्टर के क्लिनिक में काम करती थी, इसलिए उसके लिए यह काम मुश्किल न था। उसने एक लड़की से खिड़की से दोनों की प्यार के पलों का वीडियो बना लिया था। डॉक्टर बत्रा मस्ती के सागर में गोते लगा रहा था और उसे इस बात की भनक भी न लगी। निवेदिता ने सोच रखा था कि अगली बार अगर डॉक्टर उसे कुछ कहेगा तो वह वीडियो क्लिप दिखलाकर उसे धमकाएगी, पर बाद में न कभी डॉक्टर बत्रा ने ऐसा कुछ उसके साथ किया और न ही उसे डॉक्टर को धमकी देने की जरूरत पड़ी। बात आई गई हो गई, बल्कि वह तो इस बात को भूल सी गई थी। लेकिन जिस क्लिप को उसने डॉक्टर को फंसाने के लिए बनाया था उसमें डॉक्टर तो फंसा ही, वह खुद भी फंस गई। हुआ यूं कि निवेदिता का एक जानने वाला जादव उसके पास अक्सर आता जाता रहता था। वह घर पर ही आसपास के लोगों का हल्का फुल्का इलाज किया करती थी। छोटी मोटी बीमारियों में जादव उसी से दवा लिया करता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ गई थी। जादव के बारे में निवेदिता जानती थी कि वह गुंडा किस्म का आदमी है, चोरी चकारी भी करता है, पर उससे उसका रिश्ता ठीक ही था। उसके साथ उसका बर्ताव कभी ऐसा नहीं था जिससे उसे ऐतराज होता। वह आता, इलाज करवाता और चला जाता, लेकिन थोड़ी नजदीकियां तो बढ़ गई थी। एक दिन निवेदिता किसी मरीज को देख रही थी, तभी जादव आया था। उसे किसी के लिए दवा चाहिए थी। निवेदिता दूसरे मरीज से बात कर रही थी, तभी जादव उसके मोबाइल फोन से खेलने लगा। इसी बीच डॉक्टर बत्रा की क्लिप पर उसकी नजर पड़ गई और उसने उस क्लिप को अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लिया। आज अखबार से निवेदिता को मालूम हुआ कि उस क्लिप को दिखलाकर जादव डॉक्टर बत्रा से पहले ही भी एक बार 30 लाख रुपए और एक बार 70 लाख रुपए ले चुका था। डॉक्टर ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर भारी भरकम रकम उसे दे दी थी। इतनी बड़ी रकम पाकर जादव का लालच बढ़ता चला गया और इस बार उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की और डॉक्टर ने इस बार पुलिस की शरण ली। पुलिस ने टेलीफोन की बातचीत के आधार पर जादव को पकड़ लिया था और जादव ने अपने मोबाइल फोन में क्लिप पाने की बात बताई थी। पुलिस निवेदिता की तलाश में थी। आज नौकरी देने वाले अपने ही डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने के इरादे और बुरी संगत के फेर में उसे मारा मारा फिरना पड़ रहा है।